अच्छा जी तैयबा, ये देखें आपका जो यूज़र इंटरफेस है ना वो इस तरीके से है। आपने जस्ट लोकल होस्ट लिख के अपने फोल्डर का नेम लिखेंगी, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये उसका लॉगिन पेज है, इसी से एडमिन का भी लॉगिन होना है, इसी से आपके यूज़र का भी लॉगिन होना है, इसी एम्प्लॉय का सॉरी, और इसी से मैनेजर का भी होना है। अच्छा, डेटाबेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 3 हमने इनपुट फील्ड यूज़ की हुई हैं, इसकी जो आ रही हैं क्यूरीज, डाटा आ रहा है। फर्स्ट वाला जो है वो मैनेजर का है, ठीक है, थर्ड वाला जो है वो एडमिन का है, और सेकंड वाला जो है ना वो एम्प्लॉय का है। इसमें ना आपके जितने भी वो पासवर्ड्स हैं ना, वो कम से कम आपको 6 डिजिट रखने पड़ने हैं, ठीक है। 6 डिजिट से ज़्यादा आप रख सकती हो जितने भी चाहो, लेकिन जो है 1 मिनट, 6 से कम नहीं हम रख सकते, ठीक है। 6 मस्ट हैं जो हमने रखने ही रखने हैं। मैंने सेट कर दिया, और फर्स्ट मैं ओपन कर रही हूँ मैनेजर का, क्योंकि हमारे ज़्यादा काम जो थे ना वो मैनेजर के लिए थे। एडमिन सिर्फ मैनेजर और एम्प्लॉय को ना व्यू कर सकता है, वो बाकी काम नहीं उसने करने हैं, सारा काम जो है वो मैनेजर का है। तो यूज़र नेम के साथ हम इसको लॉगिन करवा रहे हैं। मैनेजर के जो पासवर्ड है ना वो 1 to 7 डिजिट्स हैं। ये आपका इंटरफेस है। मैनेजर जो है वो टास्क असाइन कर सकता है। न्यू टास्क असाइन करने के लिए यहाँ से वो क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये डिटेल्स आ जाएंगी, किस एम्प्लॉय को करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा। स्टार्ट टाइम क्या है उसका वो ये आ जाएगा, एंडिंग टाइम क्या है वो भी साथ ये डिस्प्ले करवाएंगे, और उसके बाद साइन कर देंगे। अगर तो यूज़र ने उस टास्क के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है उस एम्प्लॉय ने, तो ये इन प्रोग्रेस आ जाएगा। अगर उसने नहीं शुरू किया काम तो ये इनकम्प्लीट में अभी आता जाएगा, ठीक है। जब वो इसको स्टार्ट कर लेगा अपने एंड से, तो ये आपके पास जो है वो इन प्रोग्रेस आ जाएगा, और फिर इसको यूज़र जो है वो अपडेट भी कर सकता है कि हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि टास्क की डिटेल क्या है और वो क्या काम हमें दिया गया। इसके अलावा इधर से एडिट कर सकता है मैनेजर जो है कि टास्क को दोबारा किसी और को असाइन करना हो, या टास्क को रोकना हो, या अगर इसको डिलीट करना वो चाहे तो वो यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकता है। उसके बाद अटेंडेंस है, जो भी यूज़र मतलब आ रहा है वो कितनी देर तक वर्किंग कर रहा है, ये उसकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जानी है। यहाँ से वो चेकआउट कर देगा, तो क्लॉक जो है क्लॉक आउट कर देगा, क्लॉक इन कर देगा, तो आपका जो है ये टाइम स्टार्ट हो जाना है, और वो इस पर काम कर रहा है। जितनी देर तक वो कर रहा है उतनी देर तक की उसकी टोटल ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे आता जाएगा। फिर हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब मैनेजर के लिए ये एडमिन ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन है ये मैनेजर के लिए। इसको मैं नाम इसका चेंज कर दूंगी। इसमें वो मैनेजर का बता रहा है, उसकी ईमेल आईडी, यूज़र नेम वगैरह आ गया, पासवर्ड यहाँ पे उसका शो नहीं करवाया, ये डिटेल्स आ गई। यहाँ से वो अपनी डिटेल्स जो है ना मतलब अपने प्रोफाइल एडिट कर सकता है, और यहाँ से वो पासवर्ड को चेंज कर सकता है। फिर साथ ही जो है वो एम्प्लॉय की आ गई, एम्प्लॉय का वो नाम वगैरह और उसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं, और यहाँ से एम्प्लॉय जो है अपनी डिटेल जो है प्रोफाइल वो एडिट कर सकता है, और यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकता है। चेंज पासवर्ड पे जाके आप न्यू पासवर्ड जो भी ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। इतना सा आपका ये काम था, ठीक है। और एक वक्त में आपका एक ही पैनल ये ओपन होना है। अगर आपने मैनेजर का किया हुआ है तो यहाँ पे दूसरी टैब में जो है वो आपका एम्प्लॉय का नहीं होगा, आपको दूसरे ब्राउज़र के अंदर जो है वो एम्प्लॉय का ओपन करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे करती हूँ, ये मैंने एम्प्लॉय का कर रही थी यहाँ पे, इसको मैं करती हूँ अभी। इसका पासवर्ड जो है हमारा 1 to 6 तक है। ये उसके पास टास्क आ रहे हैं कि उसने क्या टास्क करना है, और वो उसका स्टेटस अभी क्या है। पहले पे अगर वो काम कर रहा है तो वो प्रोग्रेस में आ रहा है, इसको भी व्यू कर सकता है, उसकी डिटेल्स वगैरह जो भी उसके पास आ रही हैं टास्क की, और यहाँ से फिर जो है वो उस टास्क को एडिट कर सकता है। मतलब उसमें अगर काम कर रहा है या कोई उसने क्वेश्चन पूछना है तो वो यहाँ पे इसको दोबारा डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकता है,
इसकी डेट जो है वो कम ज़्यादा करवा सकता है, ठीक है। और ये मतलब असाइन वाला इस पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये उसको खुद को असाइन हुआ है, तो ये मैनेजर कर सकता है, वो खुद नहीं कर सकता। यहाँ से वो बताएगा कि प्रोग्रेस में अभी यहाँ कंप्लीट हो गया, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इन प्रोग्रेस में आ जाता है, ठीक है। और अगर जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से कंप्लीट करेगा तो वो कंप्लीट का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर उसकी अटेंडेंस का आ गया। एम्प्लॉय का ज़्यादा काम नहीं था, एम्प्लॉय का बस यही काम था कि वो अपने जो है ना वो टास्क असाइन जो उसको हुए उनके ऊपर वो काम कर सके, और फिर उसके बाद जो है ना उनकी अपडेट दे सके। तो यहीं से वो अपडेट अपने टास्क को करता जाएगा, तो टास्क उसका मैनेजर के पास जाता जाएगा। ये इसका यूज़र इंटरफेस है। अब मैं आपको इसमें चेंजेस कहाँ से करनी है, इसका कोड क्या क्या है वो समझा देती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ आज ट्राई की थी, सब लोगों के पास, आपके पास जो है ना वो सबलाइम इंस्टॉल है, कलर्स का आप लोगों को नहीं पता चल रहा था, तो मैं एक मरतबा इस वीडियो में भी बता देती हूँ आपको। उस तरीके से इसके पैकेज इंस्टॉल कर लें, तो जहाँ जहाँ पर आपके कलर लगा हुआ है, जिस जिस जगह पे भी पूरे प्रोजेक्ट में कोड है, तो आपको इस तरीके से वो हाईलाइट कर देगा कलर को। साथ आपको ये मैंने ये चीज़ें मज़ीद और की हुई हैं, इस वजह से मेरे पास इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। जिस भी पेज पे आप जो भी कलर यूज़ कर रहे होगे, तो वो आपको साथ ही दिखाता जाएगा कि आप फ़लाँ जगह पर ये वाला कलर यूज़ कर रहे हो। जैसे अभी यहाँ पे कलर कोई नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने ऊपर यूज़ कहीं नहीं किया हुआ, ये यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हेल्पर आपका जो है वो साथ साथ आपको दिखाता जाएगा। तो आप लोग पैकेजेस के इंस्टॉल कर लो, मैं एक मरतबा बता देती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और पी के साथ करना है। अगर नहीं यहाँ से पता चलता तो ये ऊपर प्रेफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जाके लास्ट में पैकेज कंट्रोल है, उसमें जाना है आप लोगों ने, और इधर आपने लिखना है इंस्टॉल। इंस्टॉल का ये सबसे पहले वाला ही आ जाना है, इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। इंस्टॉल पैकेज अब हो जाना है, फिर आपने ये नीचे रनिंग में है, जैसे ये रन होगा तो आपके पास यहाँ पे एक बार ये ड्रॉप डाउन बार आ जाएगा मेन्यू, यहाँ पे आपने लिखना है कलर हेल्पर। ये नीचे हाइलाइटर भी कर सकते हैं, कलर हाइलाइटर कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये नीचे देखें ये इंस्टॉल हो रहा है, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये इसने इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं किसी भी जगह पे कोई भी इसको मैं सारे को सेव कर देती हूँ। अब जहाँ जहाँ पे मेरा जो भी कलर है ना, वो उसका जो भी कलर आ रहा होगा उस कोड के पीछे, या अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे वैसे लिख रही हूँ, तब भी वो जो है ना वो मुझे कलर डिस्प्ले करवाएगा, हर एक का कलर। तो इस तरीके से आप लोग कर लो, आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब सुपरवाइज़र प्रोजेक्ट में कलर चेंज करने के लिए बोलती हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आती कहाँ से चेंज करना है या किधर उसका कलर पड़ा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। ये आज मैंने काफ़ी इसके ऊपर थोड़ी मेहनत की थी, तो चीज़ें निकालनी थी, मैंने कहा चलें इस तरीके से आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आप काम एक कर लीजिएगा सब लोग। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ आ गई है, तो आप वहाँ से भी देख के इसको दोबारा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है इंडेक्स पेज है, ये हमारा लॉगिन का जो पेज है ना, ये हमारा इंडेक्स पेज में आ रहा है, तो इसको हम देखेंगे। अभी मैंने क्या किया है, ये हमारी PHP है, ठीक है, इसको बाद में मैं बताती हूँ। मैंने एक रो ली है, ठीक है, उस रो के अंदर जो है मैंने कॉलम यूज़ किए हुए हैं, और ये एक हेडर मैंने बना के यूज़ किया हुआ है, हेडर लॉगिन हेडर हमने बनाया है अपने ये लिंक्स को साथ लगाने के लिए। आप लोगों के जितने भी अभी तक लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो सारे मतलब ये हर पेज पे अलग-अलग इस तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, मैंने एक फ़ाइल बना के ना उसके अंदर सारे लिंक एक ही मरतबा लगा दिए हैं, ठीक है, और उस फाइल को मैंने हर पेज के ऊपर जो है वो ऐड कर दिया, इंक्लूड करवा दिया, मतलब ये हर पेज के साथ अटैच हो गई है। अब PHP स्टार्ट करके और PHP के अंदर हम लोग ये फ़ाइल लगाते हैं, क्योंकि इस तरीके से PHP के साथ लगती है। रो आपको बताई हुई है, रो क्या काम करती है या कैसे करती है, रोज़ का आपको पता है, कॉलम्स का पता है, ठीक है। जो ऐसे जैसे ये एक रो आ रही है, दूसरी रो आ रही है, तीसरी रो आ रही है, ये हमारी रोज़ आ रही हैं। और अगर इस तरीके से आप देखो डिव क्लास रो, तो ये हमारे कॉलम्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ हमारी आ रही है। हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 4 कॉलम लिए हैं, और यहाँ पे 3 कॉलम को हमने ऑफसेट कर दिया है, ठीक है, पीछे कर दिया है इनको हमने।
वेल की एक क्लास मैंने अपने पास से बनाई है, ठीक है, सिर्फ नाम इसको दिया हुआ है, और मैंने स्टाइल इस क्लास के अगेंस्ट या ये जो भी हमारा बन रहा है ना, इसके अगेंस्ट मैंने स्टाइल इस तरीके से दिया है, CSS की है, पोजीशन उसकी रिलेटिव कर दी है, और टॉप मैंने उसको मतलब जो हमारा है मार्जिन वो टॉप दे दिया 20 VH। ये भी एक एग्जांपल है, जैसे हमारी परसेंटेज और पिक्सल्स वगैरह आते हैं ना, इसी तरीके से ये भी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा के मैं सेव कर रही हूँ, देखें कितना ऊपर चला गया। हालांकि इसको ज़्यादा मतलब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो जो VH है ना वो सबसे ज़्यादा हाइट लेता है, इस वजह से वो इसको उसने इतना ज़्यादा ऊपर लेके गया है। यहाँ पे बॉटम करती हूँ, उठा नहीं रहा, पिक नहीं कर रहा इसको। ये एक मतलब है वो जिस तरीके से पिक्सल्स है, परसेंटेज है, एम्फिसाइज है, उसी तरीके से ये VH भी हम लोग स्पेस के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। इसकी क्लासेस साथ जो है वो CSS के साथ अटैच हुई होंगी, इस वजह से जो है ना वो अभी वर्किंग नहीं कर रहा। वहाँ से भी हम रिमूव करेंगे, फिर ये प्रॉपर वर्किंग करेगा। सेंटर का एक टैग मैंने लिया है ताकि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आए, और इस टेक्स्ट के बाद मैंने स्टाइल दिया है, हेडिंग इसकी H2 में दी हुई है, और स्टाइल में दिया है मार्जिन टॉप का, और उसको 1 पिक्सल किया है, साइज़ दिया है कि वो 1% जो है ना वो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आए, वो ज़्यादा ना आए, 1 पिक्सल के जितना आए। उसके बाद जो है मैंने फॉर्म बनाया हॉरिजेंटल, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी फॉर्म्स बनाए हैं नॉर्मल बनाते रहे हैं, ठीक है। उसमें अब ये वर्टिकल भी बन सकता है, हॉरिजेंटल भी बन सकता है, तो मैंने इसको हॉरिजेंटल बनाया, वर्टिकली नहीं मैंने इसको बनाया हुआ। फॉर्म कस्टम लॉगिन हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है। इसके अंदर इस क्लास के साथ और इस फॉर्म हॉरिजेंटल के साथ जो है ना हम अपने इस पूरे लॉगिन का जो हमारा ये पेज बना हुआ है, ये वाला फॉर्म जो बना हुआ है सारा, इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। फॉर्म को हेडिंग मैंने दी है लॉगिन पैनल की, और उसको मैंने टेक्स्ट को, उसके टेक्स्ट को सेंटर कर दिया। बूटस्ट्रैप की वो सारी क्लासेस इसके अंदर यूज़ हुई हैं, बाकी जो है CSS वो बहुत कम यूज़ हुई है। यहाँ पर आकर मैंने एक PHP स्टार्ट करके मैंने उसको कह दिया है कि अगर तो ये हमारा $info का एक वेरिएबल सेट है, तो तुमने मुझे अलर्ट शो करवाना है, ठीक है, और उस अलर्ट का कलर जो है वो डेंजर होना चाहिए, मतलब रेड शेड में वो होना चाहिए, और उसके बाद इको करवा देना है तुमने इन्फो को, तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको तुमने इको करवा देना है। अगर तो लॉगिन रॉन्ग होगा तो वो मुझे इन्फो शो करवा देगा रॉन्ग की। अब ये वाला हमने वेरिएबल यूज़ किधर किया है, अटेंडेंस के पेज पे यूज़ किया हुआ है, एडमिन मैनेज यूज़र के पेज पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे भी यूज़ किया है, एडिट टास्क वाले पे भी यूज़ किया हुआ है, और इंडेक्स पेज के ऊपर भी हमने इसको यूज़ किया हुआ है। ये हमने इतनी जगह पर इस वजह से यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन हर एक चीज़ की चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है ना इन्फो का, यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ से उठाया है, मैंने इसको लाइन नंबर 15 से इस वेरिएबल को यहाँ पे मैंने इस पेज पे हर जगह पे कॉल करवाया हुआ है। अब यहाँ ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन चला रहा है इफ सेट की, ठीक है, और देख रहा है कि लॉगिन BTN के नाम से हमारा मेथड जो है पोस्ट का, उसके अंदर ये बटन पड़ा हुआ है कि नहीं, या हमने कोई चीज़ बनाई है, नेम किया है, वेरिएबल वो पड़ा हुआ है कि नहीं, ये उसका हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट है, तो फिर वो हमारे पास एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट का चलाता है, ठीक है। हमने ये अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम इंसर्ट करवा देते हैं, डिफ़ाइन करवा देते हैं अपने एडमिन लॉगिन चेक को, ठीक है, और इसका मेथड जो है वो पोस्ट है। अब एक मिनट, ये यूज़र नेम आ गया, और उसके बाद जो है ये एडमिन पासवर्ड का आ गया। इन सब को हम लोगों ने ये ऊपर ये सेशंस बनाने के बाद ना इनके साथ हम लोगों ने डिफ़ाइन करवाना है, वो पासवर्ड वाले पेज पे और इस पेज पे,
और उसके बाद ये जो है साइड बार का हमारा पेज बन रहा है जिसके थ्रू हम लॉगिन करने वाले हैं। तो इन पेजेस के ऊपर हमने उनको कॉल करवाना है। ये सारा लॉगिन के पेज के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये कंफर्म आपका आ रहा है कि अगर जब आपने अपना अकाउंट डिलीट करना होगा तो ये आपको मैसेज करके पूछेगा कि आप कंफर्मली जो है इसको डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये वो चीज़ दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सेशन हम लोगों ने इकट्ठे एक ही मरतबा में सारे बना लिए हैं। पहला सेशन क्या कर रहा है, वो एडमिन आईडी का बनाया हुआ है, ठीक है, और इसको हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया हुआ है। दूसरा हमने एडमिन नेम का बनाया हुआ है, इसको भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर सिक्योरिटी की हम लोगों ने यूज़ की है। सिक्योरिटी की इस वजह से हम लोगों ने यूज़ की, इसका सेशन बनाया हुआ है कि अगर हम गलत लॉगिन करते हैं या मतलब गलत हमारी ईमेल आती है, पासवर्ड गलत आता है, तो ये हमें अलर्ट शो करवाना शुरू कर देगा और हमें लॉगिन नहीं करवाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन चलाते हैं इफ़ की, उसके अंदर हम ये यूज़र आईडी डाल देते हैं। उसको कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसका डाटा वहाँ पे नहीं है, यूज़र आईडी वो नहीं है और सिक्योरिटी की के भी वो अगेंस्ट है, तो तुमने हमें सिर्फ टास्क इन्फो के पेज पर ही रखना है और किसी पेज पर नहीं रखना। ये जैसे मैं इसका दिखाऊं, ये मैं एडमिन को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इस पे, चूँकि अभी मैं वर्किंग कर रही हूँ ना, तो अभी ये प्रॉपरली हुआ नहीं है। तो ये देखें वो मुझे किस पेज पे रखता है, वो टास्क इन्फो के पेज पे रखता है। मैं किसी पे भी चीज़ पे क्लिक करती हूँ वो मुझे शो तो करवा रहा है, ठीक है, लेकिन वो साथ जो है वो टास्क इन्फो का पेज ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको बताया है अपनी सिक्योरिटी के लिए कि जब तक यूज़र आईडी मैच नहीं करती, ठीक है, जो भी हमने इस वेरिएबल में एडमिन आईडी के अंदर रखा हुआ है वो मैच नहीं करता, तो तुमने सिर्फ हमें टास्क इन्फो के पेज पे रखना है और किसी पेज के ऊपर नहीं लेके जाना। ये हमने एक सिक्योरिटी बनाई हुई है, सिक्योरिटी की बनाई है। उसके बाद जो आ जाता है फॉर्म ग्रुप का, ये लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि आपके पूरे फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स है ना, उनको एक ग्रुप में रखता है और उनकी CSS करता है। फॉर्म कंट्रोल खुद ब खुद ये इसको सेट कर देता है हमारे फॉर्म को। ये जो एक जितनी इसकी इनपुट फील्ड्स हुई हैं इनको सेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप फॉर्म कंट्रोल रिमूव करते हो तो ये जो है वो खुद ब खुद जो इनपुट की फील्ड का साइज़ होता है ना, उतने साइज़ पे चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लेस होल्डर के अंदर हम यूज़र नेम अपना शो करवा रहे हैं कि ये आपका जो है वो यूज़र नेम आपने यहाँ एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डिव चलती है, उसके अंदर भी फॉर्म ग्रुप हम लगाते हैं। NG क्लास यूज़ करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए होती है क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम बता रहे हैं कि अगर वो एरर रखता है, ठीक है, और तो लॉगिन पासवर्ड जो हमारा फॉर्म का है वो इनवैलिड आता है, तो हम जो है वो पासवर्ड को सक्सेस नहीं कर सकते। हमारे पास वो शो करवाएगा मैसेज कि आपका पासवर्ड या जो आपने ईमेल ऐड की है वो गलत है, और अगर उसका जो है वो सक्सेसफुली होता है और वैलिड होता है, ठीक है, तो वो हमें लॉगिन करवा देगा ये वाली आउटपुट देके। इस तरीके से ये इंडेक्स पेज है हमारा। फिर इसके बाद हम साइड बार की बात करते हैं। जो साइड बार इसमें बनी हुई है और उस पर हम लोग जब लॉगिन करते हैं, ये जैसे मैं यहाँ पे मैनेजर का कर रही हूँ, ये हमारी साइड बार आ रही है ब्लैक कलर की जो लेफ्ट साइड में आ रही है। और इसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमने उसको कहा है एक टॉगल बनाया है, नैब बार पहले बनाई है, ठीक है, नैब बार इन्वर्स करके हमने उसको ब्लैक कलर में दे दिया। अब मैं यहाँ से ये रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें वो ब्लू कलर खुद ब खुद हो गया क्योंकि हमने इन्वर्स रिमूव कर दिया है। ये जो पीछे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ ना, ये वही डिस्प्ले हो रहा है। अब बैकग्राउंड कलर किधर लगा हुआ है, वो CSS में है, ये कलर लगा हुआ है बैकग्राउंड का, ठीक है। पूरी बॉडी पे जो कलर लगा हुआ है उसने वही दिखा दिया क्योंकि हमने इन्वर्स को रिमूव कर दिया है। अच्छा, इन्वर्स के बारे में बार बार हिना क्वेश्चन करती थी, तो आज आपको मैं रोज़ बताती थी, आज मैंने अप्लाई करके भी इसका दिखा दिया कि इन्वर्स को हम रिमूव करते हैं तो ब्लैक कलर जो होता है वो अपने आप जो है वो रिमूव हो जाता है उसके बाद हमने साइड बार को जो है वो नैब बार फिक्स टॉप कर दिया हुआ। ये एक साइड बार की क्लास अपनी मर्ज़ी से बनाई है और इसको हमने फिक्स टॉप कर दिया कि एक ही जगह पर रहे। रोल इसका हमने नेविगेशन असाइन कर दिया। वो इस वजह से किया है कि अगर हम इसको मोबाइल वर्जन पर भी लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये खुद ब खुद जो इस तरीके से वो हमारी नेविगेशन बार डिस्प्ले होना शुरू हो जाए।
इस नेविगेशन के साथ हमने ये वाला सारा काम किया है इस बटन के पीछे। अच्छा, कंटेनर फ्लोर लिया है, उसके अंदर नैब बार को एक हेडर दिया है। हेडर हम लोग देते हैं ये ऊपर नाम वगैरह ये चीज़ें डिस्प्ले करवाने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, उस हेडर के अंदर हमने नाम नहीं कुछ डिस्प्ले करवाया, हम एक बटन बना देते हैं। जब ये आता है मोबाइल वर्जन पे तो वो बटन अपने आप बन जाता है। ये हम इसकी मदद से कर रहे हैं। ये जो हेडर नैब बार का हेडर बनाया ना, उसके अंदर ये हमने बटन बना दिया, उसकी वजह से कर रहे हैं। उस नैब बार के बटन को हम टॉगल की क्लास दे देते हैं, जिससे ये क्या होता है कि आपके जब क्लिक करते हो इसके ऊपर तो डाटा आपका टॉगल हो जाता है, ठीक है। और उससे पहले जो है वो डाटा आपका कोलैप्स रहता है, इकट्ठा रहता है। फिर हम उसको डाटा टारगेट के थ्रू जो है ना वो एक्सपेंड करते हैं। डाटा टारगेट के लिए हमने ये एक आईडी बनाई हुई है, ठीक है। ये आईडी नीचे पेज पे जो है वो कॉल करवाई हुई है, ये वाली है यहाँ पर, ठीक है। ये आप छोटी सी भी लिख सकते हो, जैसे मैं सिर्फ BS लिख देती हूँ और बाकी रिमूव कर देती हूँ, तो तब भी ये वर्किंग करेगी। ये देखें अभी भी वर्किंग कर रही है, ठीक है। ये आप थोड़ी सी क्लास बना लो, बड़ी क्लास बना लो, ये आपकी मर्जी। उसके बाद हम स्पैन का टैग यूज़ करते हैं। स्पैन का टैग जो होता है इसकी अपनी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, इसके अंदर आप जिस चीज़ की भी क्लास लगाते हो ना वही इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर जो है टॉगल नेविगेशन हमने लिखा है कि हम बता रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए अपना ये बटन बना रहे हैं, ठीक है। और उसको मैंने SR ओनली कर दिया है। SR ओनली करने की वजह से मेरा ये टॉगल नेविगेशन जो लिखा हुआ है ना ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। आप इधर देखो बटन के इर्द गिर्द या बटन के ऊपर कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा वो। अगर मैं उसको SR ओनली को रिमूव करती हूँ ना तो वो वहाँ पे शो होगा। जिन चीज़ों को हमने शो नहीं करवाना होता लेकिन अपने काम के लिए हम लोग उसको रखते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको SR ओनली यूज़ करना पड़ता है। यह आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर में। इसको मैं कलर दे के दिखा देती हूँ आपको ताकि वाज़े आप पता चल जाए। ये देखें, ठीक है। इसको SR ओनली हम लोग करते हैं तो ये हमारा डिस्प्ले नहीं होता, अदरवाइज़ ये यहाँ पे डिस्प्ले होना था इस बटन के ऊपर। और जब हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करते तो फिर ये डिस्प्ले नहीं होना था। आइकन बार जो है ये इस बटन के ऊपर जो लाइंस आ रही हैं ये वो हैं, ये 3 लाइंस जो आ रही हैं ना ये वो लाइंस आ रही हैं। हमने जितनी बनानी है, जितनी मरतबा आप बनाओगे उतनी ही ये उसके ऊपर लगेंगी। जैसे मैंने ये बना दी, ये देखो कितनी ज़्यादा लग गई, ठीक है। जितनी हम बनाएंगे ये उतनी ज़्यादा लग जाएंगे। और आइकन बार लगाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम का वो लिंक लगाया हुआ है, जो हमारे हेडर के अंदर लिंक लगे हुए हैं, जिसमें एक लगा हुआ है कस्टम JS का, ठीक है। ये हमने बूटस्ट्रैप डाउनलोड की, उसके अंदर होता है बूटस्ट्रैप min.js, ये भी उसी की बूटस्ट्रैप है। जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं वो भी ये jQuery वाली भी उसी की है। ये हमने फ़ाइल खुद बनाई है, ठीक है। और बाकी ये सारी जो हैं वो उसी की बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं ये सारी। फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम बटन क्लोज कर देते हैं और एंकर टैग के अंदर हम नैब बार ब्रांड बनाते हैं। ब्रांड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है हमने उसका नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। इसको हम ब्रांड बना रहे हैं अपने ऑनलाइन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को। और इसके H रेफरेंस हम दे रहे हैं taskinfo.php का। ये हमारे पेज का नाम है। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क इन्फो के पेज पे ये वाला हमारा कंटेंट सारा आ रहा है, तो हमें यही वो डिस्प्ले करवाए। कलर हमने यहाँ पे दे दिया, ये येलो कलर दिया हुआ है उसको। फ़ॉन्ट उसके वेट हमने बोल्ड कर दिया है कि हमारा जो है ना वो नुमाया क्लियर सही तरीके से जो है ना वो फ़ॉन्ट नज़र आए ये टेक्स्ट का। अगर इसको रिमूव करूँगी तो ये जो है इतना वो बोल्ड में नज़र नहीं आएगा। ये देखें इस तरीके से हो जाएगा वो। इसको बोल्ड करने के लिए हमने वो यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये BR का टैग ब्रेक लाइन का टैग है। इसके ऊपर हमने PHP यूज़ की है कि अगर तो हमारा यूज़र का जो रोल है, ठीक है,
उसका सेशन यूज़र रोल है तो उसको इज इक्वल हमारे कर दो इस वेरिएबल के, मतलब इसके अंदर उसको स्टोर करवा दो। और इफ़ की कंडीशन के अंदर हमने इसी को करके डबल इज इक्वल कर दिया 1 के। 1 इसलिए किया है क्योंकि हमारे ये जो रोल है ना यूज़र रोल वो 1 2 और 3 इस तरीके से हम लोगों ने असाइन किए हुए हैं। तो हम उसको बता रहे हैं कि अगर तो वो 1 का रोल है तो वो फिर हमारा मैनेजर का अकाउंट तुमने ओपन करना है, अगर वो 2 का रोल है तो तुमने हमारे एम्प्लॉय का ओपन करना है, अगर 3 का रोल है तो तुमने हमारा लॉगिन जो करवाना है पैनल वो एडमिन का करवाना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, हम कोलैप्स की क्लास बना रहे हैं, नैब बार कोलैप्स कर रहे हैं, ये वही जो ऊपर हमने देखा है उसी को हम करवा रहे हैं यहाँ पे। नैब बार नैब और नैब बार ये कस्टम हमने बनाई है, ठीक है। ये साइड पे जो वाइट ये आ रही है ब्लैक कलर में जो है ना, इसको ही हमने कस्टम अप कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे LI यूज़ करते हैं, UL और LI यूज़ करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम बना रहे हैं। इसको लिंक करवा रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे कंडीशन चला रहे हैं इफ़ की, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि पेज का नेम के इसका हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और उसको इज इक्वल कर दिया अपने टास्क इन्फो, यानी कि हमने पेज के नाम से उसको ये टास्क इन्फो के नाम से कर दिया। अगर हमारा टास्क इन्फो होगा इसके इक्वल तो तुमने हमारे पेज को एक्टिव कर देना है, अगर वो इसके इक्वल नहीं होगा तो तुमने उसको एक्टिव नहीं करना, ठीक है, और शो नहीं कुछ भी करवाना। और जब ये एक्टिव हो जाता है फिर वो हमें ये पेज शो करवा देगा, ठीक है। जैसे अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये पेज आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये इसका पेज आ गया। तो अगर तो हम उसको एक्टिव करवाएंगे, उसको इज इक्वल करवाएंगे तो तब वो उसको शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। फिर इसी तरीके से ये दूसरे वाले का भी किया हुआ है, तीसरे वाले का भी इसी तरीके से, जितने उस पेज के ऊपर काम है उन सबको हमने इस तरीके से करवाया हुआ है। यहाँ पे ये पेज का लिंक दिया हुआ है टास्क मैनेजमेंट के ऊपर, और इसको स्टाइल हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया है 16 पिक्सल, कलर ये दिया हुआ है। क्लासेस इसमें बनाई है पुल राइट की, ये आपके टेक्स्ट को जो है वो राइट साइड पे लेके आ रहा है। हिडन एक्सेस हमने किया हुआ है, एक्सेस होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल जो उसका साइज़ है उसको वो हमने हिडन कर दिया है। अच्छा, शो ओपेसिटी हमने इसकी की है कि ये ना प्रॉपरली हमें शो हो रहा हो जब इसके ऊपर होवर लग रहा है, ठीक है, वो ओपेसिटी हमने इसकी यूज़ करनी है। उसके बाद क्या हमारा आता है जी, ग्लिफ आइकन हमने यूज़ किया है, और ग्लिफ आइकन पहले उसका हमने बताया कि हमने ग्लिफ आइकन यूज़ करना है, ठीक है, और फिर उसको हमने बताया कि हमने कौन सा ग्लिफ आइकन यूज़ करना है। तो ये ग्लिफ आइकन टास्क हमें दिखा रहा है, ये जो साथ में 3 लाइन्स वाला जो टास्क बना हुआ है वो दिखा रहा है। दूसरे में अगर हम देखें ना तो ग्लिफ आइकन हमने अटेंडेंस के लिए यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम कैलेंडर लगा रहे हैं। पहले उसको बता दिया कि हमने ग्लिफ आइकन यूज़ करना है, और फिर ग्लिफ आइकन का जो नाम है हम वो उसका बता रहे हैं साथ में। इसी तरह तीसरे वाले पे हमने ग्लिफ आइकन यूज़ किया है यूज़र का। बाकी ये सारा इसका काम सेम है, ये आगे भी नीचे सारा काम सेम है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, रोल का जो है ना वो चेंज हो रहा है नंबर, और उसको हमने एल्स इफ दिया है, ठीक है। और तीसरे वाले में जो है रोल तीसरा आ रहा है, और इसको जो है हमने एल्स इफ में इसको भी दिया है, नेस्टेड एल्स इफ हमने यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे, मतलब एक के अंदर ही दोबारा दूसरा यूज़ किया, और एंड पे हम लोग जो है वो एल्स यूज़ करते हैं और उसको लोकेशन दे देते हैं इंडेक्स डॉट PHP की, कि अगर इन तीनों में से कोई भी ना चले तो तुमने हमें सिर्फ इंडेक्स डॉट PHP के ऊपर, मतलब लॉगिन वाले पेज के ऊपर ही रखना है, ठीक है। तैयबा यहाँ तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। हेलो हेलो, आवाज आ रही जी, है? अब आ रही है आवाज़। कोई क्वेश्चन है तो मैंने कहा पूछ लें इस पेज में से सब। अच्छा, अ, वो अभी मेरी पीसी में जो फाइल है वो अभी अब तक अपडेट नहीं हुई कंप्लीट प्रोजेक्ट की। ये जितने प्रोजेक्ट की मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ ना, ठीक है, CSS के लिए हमेशा आपने एट्रीब्यूट के अंदर आना है और यहाँ पे स्टाइल लिखोगे, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा लिखोगे ना वो एट्रीब्यूट दिखाना शुरू कर देगा, तो वहाँ से एंटर कर देना, ये पूरी उसकी जो सिंटैक्स है ना वो लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप करोगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में जो भी आप कलर देना चाहोगे वो लिखोगे, और साथ में सेमी कोलन डाल दोगे।
कंट्रोल एस किया है और मैंने कंट्रोल F5 कर दिया, बटन का कलर चेंज हो गया। अब अगर वो सुपरवाइजर कहती हैं कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर भी आप चेंज करके दो, तो इसी के अंदर ना ये सेमीकोलन के बाद आपने कलर लिखना है, ठीक है, और इसको वाइट कर दो आप। सेमीकोलन हर मर्तबा साथ लगेगा, रिफ्रेश करोगी तो ये चेंज हो जाएगा। फिर अब आपका ये तो हो गया लॉगिन पेज का। मैनेजर वाले में जाते हैं, इसको कर देते हैं बंद और अब आ जाते हैं इन्फो वाले पेज पे, टास्क इन्फो का जो हमारा पेज बना। अच्छा, इसके ऊपर हमने सबसे पहले ना रिक्वायर्ड किया है अपनी फाइल को, ऑथेंटिकेशन की जो फाइल हमने बनाई है। इसमें क्या किया है हमने, सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, और क्लास जो हमने रिक्वायर्ड बनाए हुए ना फाइल उसके साथ अटैच की है, वो हमारी क्लासेस के फोल्डर के अंदर, ये क्लासेस के फोल्डर के अंदर एडमिन नाम की एक क्लास पड़ी है जिसके अंदर हमने अपने सारी PHP की हुई है, ठीक है। उसको भी इस ऑथेंटिकेशन फाइल के साथ लगा देते हैं और हम इसको एक न्यू फंक्शन इसका बना के, ठीक है, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं और इस फंक्शन के अगेंस्ट जो है वो हम उसको लॉग आउट करवाते हैं। जहाँ कहीं भी आपका लॉग आउट होना है उसके अगेंस्ट आपका ये ऑब्जेक्ट एडमिन का वेरिएबल कॉल होना है और उसके बाद उसने लॉग आउट करना है, ठीक है। इफ इस सेट हम कहते हैं अंडर $get कर रहे हैं, गेट की वजह से वो इसी प्रोजेक्ट में से लॉग आउट का जो वर्ड है ना उसको वो गेट कर रहा है और फिर आपको लॉग आउट करवा रहा है। एडमिन लॉग आउट का फंक्शन हमने बनाया है यहीं पे, मैं दिखाती हूँ। ये एडमिन लॉग आउट का फंक्शन है, जहाँ पे मैंने आपको एडमिन क्लास में PHP का बताया वहाँ पे है। ये पब्लिक फंक्शन हम एक बना रहे हैं मेन एडमिन लॉग आउट के नाम से। सेशन स्टार्ट उसमें करते हैं हम, उसको जितने भी सेशन हमारे बने हुए हैं उनको पहले अनसेट करते हैं। हमने जो पहली फाइल देखी थी इंडेक्स की, वहाँ पे हमने सेशंस बनाए थे सारे, एडमिन आईडी का, नेम का, सिक्योरिटी की का, यूज़र रोल का, ये सारे हमने सेट किए थे। तो अब यहाँ पे जो है ना वो उनको अनसेट कर देते हैं कि हमारा सेशन अपने आप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बाद जो है हम लॉग आउट जब करें तो वापस हम फिर अपने लॉगिन वाले पेज पे आ जाएं जिसका नाम index.php है। इंडेक्स हमने इस वजह से रखा होता है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसका सर्वर का नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए इसको इंडेक्स पे रखना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ना कोई एक पेज हमें इंडेक्स पे रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं, इसकी ऑथेंटिकेशन की बात हो गई। अब हम कर रहे थे बात टास्क इन्फो की। यहाँ पे फाइल हमने साथ उसकी ऐड की ऑथेंटिकेशन की। उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं। पहले ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करें, हम देख रहे हैं कि हमारा सेशन वो चल रहा है, स्टार्ट है, डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, तो वो सारा सेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको एक एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं। फिर हम इफ़ की कंडीशन चला के हम इस यूज़र आईडी को इज इक्वल करते हैं नल के, कि अगर तो हमारा जो यूज़र आईडी में कुछ भी नहीं है और वो नल है और सिक्योरिटी की भी इज इक्वल है नल के, मतलब लॉगिन कोई बंदा कर रहा है तो आईडी पासवर्ड वगैरह मैच नहीं कर रहे या डाटा ही सिस्टम के पास नहीं है पीछे बैकएंड में, तो तुमने हमें इंडेक्स पेज पे ही रखना है कि दोबारा से जो है वो लॉगिन करो। तो डेफिनेटली जब तक उसका करेक्ट पासवर्ड वगैरह नहीं लगेगा वो लॉगिन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एडमिन का रोल चेक करते हैं, ठीक है, ये मतलब चेक करते हैं मैनेजर को या एडमिन को, जो भी आपका उस वक्त लॉगिन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, उसका रोल हम चेक करते हैं। ये रोल हमारे बैकएंड में डेटाबेस में बना हुआ है, ये वाला रोल जो 1, 2 और 3 वाला है, ठीक है। इसके साथ हम चेक करते हैं सेशन इसके अगेंस्ट हमने चलाया हुआ, और इफ इस सेट की कंडीशन चलाते हैं और यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं डिलीट टास्क और टास्क आईडी, ठीक है। इसका हम बता रहे हैं कि अगर हमने टास्क डिलीट करना है तो ये हमारी क्यूरी चलेगी। ये डिलीट टास्क का एक हमने रेफरेंस बनाया हुआ है, वो कॉल होगा और ये किसके अगेंस्ट कॉल होगा, टास्क आईडी के। इसको गेट करते हैं हम पहले कहाँ कहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में पड़ी है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर डिलीट की हम क्यूरी चलाते हैं कि हमने कहाँ से डिलीट करना है। टास्क इन्फो हम डिलीट कर रहे हैं, टास्क इन्फो के टेबल से सॉरी हम डिलीट कर रहे हैं अपने डाटे को। ये आपके टास्क हैं जो वो है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। आपके टास्क जो है ना वो सारे ये वहाँ पे स्टोर हुए हैं जिनको हम डिलीट कर रहे हैं।
और डिलीट करने के बाद हम वापस जो है वो टास्क इन्फो के पेज के ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्यूरी चला रहे हैं डिलीट डेटा बाय दिस मेथड। ये इन क्यूरीज की मदद से आपको समझ भी आ जाएंगे ये फंक्शन बना हुआ है कि हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम इस मेथड को यूज करते हुए जो है अपना डाटा रिमूव करें। अब ये तीनों वेरिएबल यहाँ पे आ गए, डिलीट की क्यूरी को जिसमें सेव किया वो वेरिएबल, हमने अपना पेज जिसमें सेव किया वो वेरिएबल, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद ये एक्शन डॉट पीएचपी वाला, ये ऊपर जो हमने गेट किया था और उसको जिस वेरिएबल में रखा था वो वेरिएबल, तीनों आ गए। इन सबको इकट्ठा करके हम एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये वही वेरिएबल है जो हमने पीछे अभी देखा है एक पेज पे, जिसके अंदर हमने अपना डाटा स्टोर करवाया हुआ था। इसी तरह से हम ऐड टास्क पोस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम यही वाली चीज चलती है। यहाँ पे क्या हम फर्क आता है हमारे पास, पहले हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, कि डाटा हमारा जो है वो सिक्योर हो, और उसके बाद ऐड न्यू टास्क है एक हम चलाते हैं फंक्शन, ठीक है, जिसको हम डॉलर पोस्ट का देखते हैं कि उसके अंदर पड़ा है या नहीं पड़ा, और इसके ऊपर आप पेज जो है ना वो ऐड कर देते हो, इंक्लूड करवा देते हो पेज को उसके साथ। तो टास्क इन्फो के नाम से हमारा पेज है, और इसको हम जो है वो एक वेरिएबल जो हमने बनाया पेज नेम का उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। और यहाँ पे हम साइड बार की जो है वो पेज को लिंक करवा देते हैं। साइड बार का इस वजह से कि अगर तो हमारे पास टास्क आ रहा है, कुछ भी असाइन हो रहा है, तो वो हमें साथ में साइड बार भी शो करवाए। किसी भी हम पेज पे हों, जैसे हम इस पेज पे हैं या इस पेज पे हैं, तो हमें साथ में वो टास्क ये साइड बार दिखाए। अगर हम असाइन न्यू टास्क कर रहे हैं तो उसी पेज के ऊपर रहते हुए हमें ये वो जो भी टास्क हम असाइन कर रहे हैं उसकी क्विज वगैरह जो भी है वो हमें दिखाए। फिर हम क्या करें, ये फॉर्म हमने बनाया है मॉडल, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना वो मॉडल के थ्रू आता है। फेड होके आना मतलब थोड़ा सा ब्लिंक करके आता है। और आईडी हम बना देते हैं माई आईडी, इसको हम कॉल करवाते हैं उसको डाटे को टारगेट करने के लिए। और फिर इसका रोल जो है वो डायलॉग बना देते हैं। डायलॉग एक बॉक्स का नाम है, ठीक है। ये वाला जो आ रहा है इसको क्लिक करने से जो है वो हमारा ये बॉक्स पूरा जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने ये डायलॉग रोल बनाया। मॉडल डायलॉग, ऐड कैटेगरी मॉडल, ये मॉडल डायलॉग क्लास है बूटस्ट्रैप की, और ये हमने अपने पास से बनाई है। उसके बाद मॉडल का कंटेंट आ गया कि जो भी हमने उसके ऊपर मॉडल के ऊपर देना, मतलब जो बॉक्स हम बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो भी कंटेंट देना है, ये उसके लिए हम ये अब कंटेंट बना रहे हैं। उसको हेडर दे रहे हैं, ठीक है। हेडर इस वजह से दिया है क्योंकि हमने ऊपर नाम लिखना है। ये वाला हेडर के अंदर ही हम लोग हमेशा नाम लिखते हैं किसी भी ऐसी चीज़ का। फिर हम बटन एक बनाते हैं, ठीक है। उस बटन की टाइप हम बटन लिख देते हैं और उसको क्लास देते हैं क्लोज की, और डाटा डिसमिस कर देते हैं। ये हमने वो क्रॉस का जो साइन लगा हुआ था ना, वो साइन हम लोगों ने बनाने के लिए इसको यूज़ किया है। एंड टाइम्स के नाम से जो है ये हमारे पास आ जाता है क्लोज का जो साइन है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कह देते हैं कि हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो जो मॉडल ओपन हुआ है वो क्लोज हो जाए। H2 के अंदर हम मॉडल का टाइटल लिखते हैं, उस टाइटल को हम सेंटर कर देते हैं, क्लास सेंटर की दे देते हैं, तो ये सेंटर में आ रहा है। अगर मैं नहीं इसको क्लास देती सेंटर की तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। मॉडल की बॉडी बनती है ये वाली, नीचे सारी ये वाली जो सारे आ रहे हैं ये मॉडल की बॉडी में आ रहा है। और इसके अंदर हम रो बना के 12 कॉलम लेते हैं, और फिर हम अपना फॉर्म बना लेते हैं। जैसे हम अपने लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमने अपना ये सारा फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के बाद हम यहाँ पे जब करते हैं ना असाइन टू, यहाँ पे हमने क्यूरी अपनी चलाई हुई है क्योंकि हमने किस बंदे को जो है वो टास्क असाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, सिलेक्ट कर रहे हैं यूज़र आईडी फुल नेम, ठीक है। ये यूज़र आईडी और फुल नेम जो है वो कॉलम्स के नाम है, ये टेबल एडमिन वाले में पड़े हुए हैं। ये फुल नेम आ गया और ये यूज़र आईडी, ये दोनों उसके कॉलम्स है। और टेबल हमारा कौन सा है, टेबल एडमिन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे ये कॉलम्स पड़े हैं। हम कहते हैं सिलेक्ट करो यूज़र आईडी और फुल नेम टेबल में से, ठीक है। वहाँ पे हम पड़ा है मौजूद यूज़र रोल, क्योंकि हमने एम्प्लॉय को असाइन करना है तो इस वजह से हम यहाँ पे यूज़र रोल 2 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एडमिन को या मैनेजर को असाइन करना होता तो फिर एडमिन के लिए 3 आना था और मैनेजर के लिए 1 यहाँ पे आना था। इसको हम फिर क्यूरी ख़त्म होने के बाद हम वापस अपने मैनेज ऑल इन्फो की
क्यूरी चलाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अपना एसक्यूएल वाले ये वाला जो वेरिएबल है ये रखते हैं और इसको वापस हम एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में यूज़ करते हैं हम लोग एम्प्लॉय को देखने के लिए कि जो भी मतलब एम्प्लॉय आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहे हैं, वो हमने किस तरीके से लेने हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, PHP स्टार्ट करके एक वाइल लूप चलाते हैं, जिसको एक ये रो का वेरिएबल असाइन करते हैं, इज इक्वल इसको कर देते हैं इन्फो के, इस वाले वेरिएबल के। और यहाँ पे फैच हम कर रहे हैं पीडीओ हमारी होती है जो भी हमारा डाटा पड़ा हुआ है ना, प्रोडक्ट का डाटा कह लें, या जो जैसे अभी हम ये एम्प्लॉयज़ का ले रहे हैं तो इस डाटे को हम लोग कहते हैं, ठीक है। पीडीओ हम अपनी बना रहे हैं और उसके इसको फैच करवा देते हैं सॉक पे, ठीक है, कि हमने एसोसिएशन के साथ इसको फैच करना है। ऑप्शन में हम वैल्यू लेते हैं और अपनी रो और यूज़र आईडी को इको करवा देते हैं, साथ फुल नेम इको करवा देते हैं। यूज़र आईडी और फुल नेम हम इसलिए इको करवा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर भी यूज़र आईडी और फुल नेम को यूज़ किया। अब जो यूज़र आईडी है वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है, तो उस दूसरे से अलग वाली को हमने जो है यहाँ पे यूज़र आईडी को हमने यहाँ पे जो है वो किधर गया, यूज़र आईडी को इको के तौर पे हम लोग ले रहे हैं कि कौन सा यूज़र है, किस यूज़र को हम लोग जो है वो असाइन करने वाले हैं अपना टास्क और उसका नाम क्या है। तो ये वहाँ पे हमें इस तरीके से फिर नाम शो करवाता है, ये नीचे नाम आ रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना ये सिलेक्ट की ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं और बाकी का फॉर्म अपना कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें असाइन टास्क का एक बटन बनाते हैं, ठीक है, और इस बटन की टाइप सबमिट देते हैं। बटन का कलर जो वो BTN सक्सेस रखा हुआ है, सक्सेस कस्टम, इसको भी चेंज अगर आप करना चाहो कलर को, सक्सेस की जगह प्राइमरी, डेंजर, वार्निंग कुछ भी लिख सकती हो। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर देना चाहती हो तो फिर इसको यहाँ से रिमूव करके आप स्टाइल डॉट CSS में, जैसे हम वो स्टाइल इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमास में आके बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो वैसे कलर चेंज करोगे। यहाँ पे बटन डेंजर का लगा हुआ है तो इसको भी इसी तरीके से आप चेंज करोगे, जैसे मैंने ऊपर आपको चेंज करके दिखाया, जैसे ये आ रहा है ना ऊपर के साथ, ये कलर चेंज करने के लिए। और इसके बाद जो है ना आपकी ये क्लास जो बनी हुई है इसका कलर आपको CSS में भी मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ये CSS में कलर आ रहे हैं, ठीक है। डेंजर कलर हमने लगाया हुआ है और रेड कलर वो शो होता है जब हम उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं, जैसे ये वाला है, इसके ऊपर रेड और इसके ऊपर ग्रीन होता है, तो ग्रीन वाला जो ये ऊपर वाला है, ठीक है, होवर का, और जो ये दूसरे वाले बटन का है वो इसका ये है। जिस जिस जगह पे CSS हमारी अप्लाई हुई होती है उधर हमने इस तरीके से क्लासेस बनाई होती हैं। तो ये मैंने बटन की आपको क्लासेस बता दी हैं, कहाँ पड़ी हैं, किस पेज पे, तो काइंडली ध्यान से आपने ये करना है। हमारा ये मॉडल जो पड़ा हुआ है वो टास्क इन्फो के पेज के ऊपर है, ठीक है, और इसके बटन के ऊपर असाइन टास्क और कैंसिल लिखा हुआ है। ये हो गया कैंसिल का और ये असाइन टास्क है। तो इन पे जब भी बटन के कलर चेंज करने हैं आपने ये क्लासेस देखनी है, ये क्लास उठानी है, CSS में जाके कॉपी करो, ठीक है, कंट्रोल F करो और उसके बाद उसमें पेस्ट करके वो सिलेक्ट कर लो, तो ये खुद ही आपको दिखा देगा कि कहाँ पे ये क्लास पड़ी है। उसके ऊपर हमने होवर लगा के वो कलर किया हुआ है, एक पे रेड कलर किया, एक पे ग्रीन कलर किया। ये उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये वाली चीज़ आ जाती है टास्क इन्फो वाली, ये नीचे उसी के नीचे लिखी हुई है, ठीक है। वेल की हमने एक क्लास बनाई हुई है, ये भी अपनी मर्ज़ी की बनी हुई है, गैप की क्लास अपनी मर्ज़ी की बनी हुई है, और हम इसको बता रहे हैं कि अगर तो हमारा यूज़र जो है वो मैनेजर है इज इक्वल, क्योंकि ये बन के है मैनेजर है, ठीक है, तो तुमने न्यू टास्क असाइन कर देना, उसका मॉडल दिखा देना है। अगर वो नहीं है तो फिर तुमने उसका नहीं दिखाना, ठीक है। और इसके साथ हम उसको बता रहे हैं कि टास्क मैनेजमेंट सेक्शन में क्या क्या तुमने शो करवाना है। ये टास्क मैनेजमेंट सेक्शन आ गया, इसके अंदर हमारा सारा डाटा वो शो करवा रहा है। टेबल को रिस्पॉन्सिव हमने बनाया हुआ है कि टेबल हमारा एक जैसा ही रहे, इसकी वजह से जो है ना वो हमारा इंटरफेस खराब ना हो। उसके बाद ये टेबल के लिए हमने टेबल हेड यूज़ किया है, ठीक है, टेबल को टेबल रोज की है, टेबल हेडिंग की है, और यहाँ पे
क्यूरी चला के ना टेबल बॉडी के अंदर, तो हम अपना डाटा लेकर आ रहे हैं। इफ़ की कंडीशन चलाई, यूज़र का जो वेरिएबल है उसके इज इक्वल हमने 1 को किया, क्योंकि हमने 1 का डाटा वहाँ पर लेना था। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट की क्यूरी चला के ए लेके हमने ये कॉन्कैटिनेट किया है। डॉट के साथ होता है कॉन्कैटिनेट करना, मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। ए में हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा डाटा जो है वो कॉन्कैटिनेट कर दिया है टास्क इन्फो टेबल का। ये टास्क इन्फो का टेबल है, ठीक है। और इसका जो पूरे का पूरा ये डाटा है ना, वो हमने ए के वेरिएबल में रख के वहाँ से हमने पूरा वो सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम साथ ही इसके कर रहे हैं बी, ठीक है। बी के साथ हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं फुल नेम के, जितने भी फुल नेम है ना वो सारे के सारे बी में आ जाने। किस टेबल में से, फ्रॉम टास्क इन्फो के टेबल में से, ठीक है। और इसके अंदर जो है फिर इसी को हम कॉल करवा देते हैं। इनर ज्वाइन हम करते हैं कि दो टेबल को एक साथ इकट्ठा हम लोगों ने जोड़ा है, ठीक है। और दो टेबल्स के बाद आप उन दोनों टेबल में से जिन जिन कॉलम्स का डाटा लेना चाहते हो ये वो आ रहा है। दो टेबल हमारे पास कौन से, एक टास्क इन्फो का और एक दूसरा टेबल है टेबल एडमिन का, ये दोनों है। हमने टास्क इन्फो से अपने सारा डाटा लिया है, वो ए के थ्रू लिया है, ठीक है। और टेबल में एडमिन से हमने फुल नेम लिए हैं जो बी के थ्रू लिए। इनको ऑन कर दिया है, मतलब हमारा ये दोनों टेबल्स का डाटा ऑन हो गया। ये ऑन ऑफ वाला काम इसमें होता है। ए टी यूज़र आईडी ये आपकी आ रही है, ए किस में था हमारे टास्क इन्फो में। ये टी यूज़र आईडी है आपकी, टी के कॉलम बना हुआ है, इसको हमने ए के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। और इसी तरीके से इज इक्वल करके बी के साथ हमने यूज़र आईडी को किया। यूज़र आईडी किस में पड़ी हुई है हमारी, एडमिन वाले में, ये यूज़र आईडी है। दोनों को इकट्ठा करके हमने ये इनका डाटा ले लिया। ऑर्डर बाय हमने कर दिया डिस्कैंडिंग, मतलब हमारी जो टास्क आईडी होगी वो डिस्कैंडिंग ऑर्डर पर चलेगी। पहले तो ये क्यूरी चलेगी, अगर ये वाली क्यूरी नहीं चली तो एल्स में यही वाली क्यूरी चलेगी दूसरी। मैंने इसी क्यूरी को कॉपी करके ना यहाँ से इधर पेस्ट कर दिया कि अगर इधर ना चली तो इधर से चल जाएगी, दोनों में से एक क्यूरी चलनी है। फिर मैंने जो ऑल इन्फॉर्मेशन आ गया वो वही जो पीछे किया था, और इसका सीरियल जो हमने हमारा मैनेजर की आईडी थी उसका रोल आईडी, उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रो काउंट की है, जितनी भी हमारी रोज है उनका फंक्शन बना के यहाँ पे वो चीज़ डाल दी है। और इनको फिर कहा है कि अगर तो हमारे नंबर ऑफ रो इज इक्वल हैं 0 के, तो तुमने हमारा डाटा जो है वो ये वाला शो करवाना है कि नो डाटा फाउंड, कि अगर हमारे इस रो काउंट्स के अंदर ना डाटा नहीं पड़ा हुआ तो ये चीज़ शो हो जानी है, और अगर डाटा पड़ा हुआ तो फिर हमारा वो डाटा शो करवा देना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये जो चीज़ है ना आपको बता दूं, कॉल स्पैन होता है HTML में हम यूज़ करते हैं। ये दो कॉलम्स को या जितने भी एक से ज़्यादा कॉलम को आपस में मर्ज कर देता है, जोड़ देता है। अब जब हमारे पास डाटा नहीं है ना, जैसे हम ये एडमिन वाले को ओपन करते हैं, ये देखें हमारे पास डाटा नहीं है, तो इसने ये सारे कॉलम इकट्ठे जोड़ के हमें इस पर बता दिया कि नो डाटा फाउंड। अगर हमारे पास डाटा होता तो इसने इस तरीके से अलग अलग जो है ना वो हमारे कॉलम्स बना के तो हमें दिखा देना था कि आपके पास डाटा पड़ा होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप चला रहे हैं, ठीक है। ये वही फैच एसोसिएशन करके वाइल लूप चलाई है। TR और TD में हम अपने इको कर रहे हैं रिजल्ट को। ये हमारे टेबल कॉलम्स के नेम है, ठीक है। इनके थ्रू हम जो है अपना डाटा शो करवा रहे हैं। कंडीशन चल रही है और उसके अंदर स्टेटस हमने यूज़ किया हुआ है। एक ये ऊपर जो हमारा स्टेटस चल रहा है इसमें टेबल्स में, टास्क इन्फो के अंदर ये जो स्टेटस चल रहा है वो हमने इज इक्वल किया है, ठीक है। और इसके साथ क्या किया है, हमने इज इक्वल कर दिया 1 के। अगर तो मैनेजर है, ठीक है, तो फिर तुमने हमें ये स्टेटस उसका शो करवाना, मतलब इज इक्वल है 1 के। यहाँ पे 1 और 2 वाला वही मैनेजर वाले में हिसाब आ रहा है, ठीक है।
कि आपका डाटा जो है वो इन प्रोग्रेस में है, और अगर ट्रू आ रहा है एम्प्लॉय वाला, कंप्लीटेड में आ रहा है। ये 1 और 2 का जो कंसेप्ट है ना, ये भी है कि ट्रू और फॉल्स वाला जैसे होता है 0 और 1 वाला, ये वही यहाँ पे भी कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। और थर्ड वाले पे हमने इनकम्प्लीट कर दिया, वहाँ पे हमने उसका कोई स्टेटस असाइन नहीं किया। ग्लिफ आइकन वगैरह साथ यूज़ किए हुए हैं जैसे वो पीछे किए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल डाटा बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अपने पेज का टाइटल दे रहे हैं अबाउट टास्क, और इसको रेफर हम कर देते हैं एच रेफरेंस, मतलब हम लिंक लगा रहे हैं अपने पेज का जो है edit task.php, कि अगर हमने पेज जो भी हमारा टास्क है उसको एडिट करना है तो इसके थ्रू करना है। और इसके साथ हम एक रेफरेंस आईडी बना रहे हैं टास्क आईडी के नाम से, और यहाँ पे ही हम इको करवा रहे हैं अपनी उस टास्क आईडी को। फिर हम जो है ग्लिफ आइकन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्लिफ आइकन हमारा एडिट वाला यूज हो रहा है, ये वाला जो अपडेट टास्क है, ठीक है, ये एडिट वाला ग्लिफ आइकन है हमारा यूज हो रहा। इसी तरीके से बाकी ये नीचे एंड स्पेस दिया हुआ है। ये जो चीज़ है ना, एक तो हम BR यूज करते हैं ब्रेक टैग के लिए, वो ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। अगर NBSP यूज करते हैं ना तो ये स्पेस देता है आपके वर्ड्स के दरमियान में, 2 लफ्ज़ों के दरमियान में स्पेस देता है। और वापस ये ऊपर जिस तरीके से किया उसी तरीके से वापस नीचे आ गया। ये जो टाइटल में हमने व्यू लिखा हुआ है या अपडेट टास्क लिखा हुआ है ना, ये डिस्प्ले नहीं वहाँ पे होना। यूज़र रोल दोबारा हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर तो यूज़र रोल 1 है, मतलब मैनेजर का है, तो हमें डिलीट का पेज हमारे पास शो होना चाहिए, और उसके थ्रू हम जो है वो किसी भी चीज़ को डिलीट कर सके, अपने डाटे को डिलीट कर दें। ऑन क्लिक जो ये बना हुआ है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ठीक है। ऑन क्लिक के थ्रू हम अपने डाटे को रिटर्न का कर रहे हैं या चेक डिलीट कर रहे हैं हम उसका फंक्शन, तो उसकी मदद से हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो रहा है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ उसके लिए लिखना नहीं पड़ रहा। अब जैसे यहाँ से मैं करती हूँ इनकम्प्लीट वाला, तो ये हमारे पास अलर्ट आता है, और इधर से मैं करती हूँ तो वो खुद ब खुद जो है वो डिलीट हो जाता है। डिलीट की हमने फ़ाइल ज़रूर बनाई हुई है, लेकिन वो इस तरीके से हमें पूरा कोड, मतलब बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ रहा, इस तरीके से वो जो है वो डिलीट हो गया। ये टास्क इन्फो का था। उसके बाद हमारे पास जो अगला आ जाता है अटेंडेंस का, ये अटेंडेंस का ये फंक्शन वही ऑथेंटिकेशन फंक्शन जो पहले चलाया है वही आ रहा है। यहाँ पे डिलीट ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस की जो है वो बना हुआ है हमारा एक रेफरेंस, और एक रेफरेंस हमारा बना है अटेंड ID का, ठीक है। ये दोनों हम यहाँ पे यूज़ करके डाटा गेट करते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और डिलीट हम करते हैं अटेंडेंस इन्फो से। ये हमारा टेबल बना हुआ है अटेंडेंस इन्फो का, यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं और हमारी जो भी एंट्री है वो यहाँ पे हो रही है। इसके अंदर हमारी ID पड़ी हुई है अटेंड ID के नाम से, ठीक है। और इसको हम इज इक्वल कर रहे हैं अपनी ID के, एक ID के इज इक्वल कर रहे हैं इस अटेंड ID को। ये जो पड़ी हुई है, जो यूज़र की ID होगी, जिसकी अटेंडेंस होगी, उसके इज इक्वल हमने इसको किया। अटेंडेंस info.php का पेज हम इसके साथ लिंक करते हैं और उसका डाटा इस पेज पे डाल देते हैं, और फिर जैसे पिछली क्यूरी चली है डिलीट डाटा बाय दिस मेथड, यहाँ पे उसके सारे वेरिएबल्स ले आते हैं। फिर ऐड की हम क्यूरी एक चलाती हैं पंच इन, ये एक बना हुआ रेफरेंस जी। ये एक दफा बता दें, ये इफ सेट गेट वाला, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इफ सेट गेट। इफ सेट गेट वाला कितनी मरतबा आपने समझना है? गेट हम क्यों यूज करते हैं? हाँ, बंद हो गया था। गेट क्यों यूज करते हैं? मैं रोज गेट और पोस्ट के मेथड के बारे में बताती हूँ रोज। वो पोस्ट गेट का मतलब होता है कि वो डाटा ऊपर URL में चला जाता है जो हम डाटा एंटर करते हैं। हाँ जी, तो मैं ये भी साथ बताती हूँ कि अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर से कहीं से भी कोई डाटा गेट करना है तो वो गेट के मेथड से हम लोग करते हैं। अब ये हमने रेफरेंस बनाए हैं, ठीक है, तो रेफरेंस हम अपने प्रोजेक्ट में से गेट करेंगे, बाहर से नहीं कर सकते। तो मैंने गेट का यहाँ पे यूज़ किया। अगर मैं डाटा जो है किसी से लेती, किसी यूज़र से लेती या खुद मैं इंसर्ट करती, तो फिर मैं पोस्ट का मेथड यूज़ करना था।
अभी यहाँ पे मैं पोस्ट का मेथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐड पंच इन का मैंने एक वो बनाया हुआ है, वैल्यू बनाई हुई है ये वाली, ठीक है, नेम की वैल्यू, इसको मैंने यहाँ पे करके और मैंने पोस्ट कर दिया है। ये मेथड इसका, क्योंकि हमारे पास पोस्ट का मेथड है, ये देखो ये मेथड पोस्ट का है। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं कि पंच आउट कर रहे हैं और पंच इन कर रहे हैं अपने ये डाटे को। ये लिखी हुई हैं जो हमारी चीज़ें, ये अटेंडेंस के लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बटन्स वगैरह हमारे बने हुए हैं और उसी हिसाब से ये चल रहा है। ये पंच इन के लिए है जिसके लिए ये क्लॉक इन हो जाता है, ठीक है, और जब हम इसका पंच आउट करते हैं तो ये क्लॉक जो है वो बंद हो जाता है। ये जैसे ये क्लॉक आउट हो गया, ठीक है, ये रुक गया है अटेंडेंस हमारी, कितनी देर हमने काम किया है। और अगर मैं इसको वापस कर देती हूँ तो ये फिर यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये मुझे शो करवा देगा 4 सेकंड के लिए मैंने इसको ऑन किया। तो ये चीज़ हमारी जो है वो क्लॉक इन क्लॉक आउट हो रहा है। फिर हमारे पास मैनेज अटेंडेंस आ जाती है। अटेंडेंस आप मैनेज कर रहे हो तो उसमें क्या करते हैं, हम कंडीशन चलाते हैं यूज़र रोल के और उसके इज इक्वल करते हैं 1 के, ठीक है, ताकि हमारी जो भी अटेंडेंस आ रही है यूज़र की, मैनेजर की है या वो एम्प्लॉय की है, वो उसी तरीके से आए और ये सेम वही पीछे वाली क्यूरी जो हमने यूज़ की थी वही इधर आ गई है। ये सारा डाटा, ये सारा वही आ रहा है पीछे वाला, ठीक है। यहाँ से अब हमारा न्यू आगे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ़ की कंडीशन चला रहे हैं जिसमें हम लोग जो है वो टोटल ड्यूरेशन देख रहे हैं टाइम का। पहले स्टार्टिंग में वो नल होता है, ठीक है, इज इक्वल होता है नल के, और इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू डेट टाइम लेते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है पीएचपी के अपने ही। उसमें क्या करते हैं हम, नाउ करते हैं कि अब की जो है वो हमें दिखाओ, और न्यू जो है वो टाइम जोन जो हमारा चल रहा है वो ये है एशिया ढाका का, हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। या आप कराची का अगर मिल जाए तो वो यूज़ कर सकते हैं, वरना एशिया का जो है वो यही ज़्यादा चल रहा होता है। मैं वैसे कराची भी यहाँ लिख के देख लेती हूँ। फिर यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं कि किस फॉर्मेट में करना है। पहले डेट आए, मंथ आए, फिर ईयर आए, फिर आवर्स आए, फिर इसके वो आए मिनट्स, और फिर सेकंड्स आए, ठीक है, और इनको एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं, करंट टाइम का वेरिएबल बना के। न्यू हम फिर डेट टाइम लेते हैं फंक्शन, और इसके अंदर इन टाइम का एक फंक्शन चलाते हैं कि जो हमने यहाँ पे कॉल करवाया होता है हमारे, ये इसके अंदर है बना हुआ, ये इन टाइम और आउट टाइम का जो कॉलम बना हुआ है उसको हम लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको इंसर्ट करवा देते हैं, और जहाँ पे आउट टाइम का आ रहा है वहाँ पे हम उसके हिसाब से इंसर्ट करवाते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, डेट टाइम को इज इक्वल कर देते हैं करंट टाइम के, और उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जो डेट एंड के तौर पे यूज़ हमने करना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या जी, वापस ही को हम करते हैं फॉर्मेट अपना वही जो ऊपर ये अभी बनाया हुआ है, इसी को हम सेकंड्स वगैरह में शो करवाते हैं, क्योंकि डेट वगैरह तो एक साइड पे हमारे पास शो हो रही है यहाँ पे, और आगे जो है वो उसका टाइम और सेकंड्स वगैरह वो सारा यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन में भी हमने शो करवाना है, तो ये इकट्ठा इसी जगह से हम लोग इसको शो करवा रहे हैं। ये टोटल ड्यूरेशन आ गया, इसको करवा दिया हमने, और यहाँ पे ओवर टाइम आउट टाइम आ गया जो वेरिएबल हम कॉलम हमने बनाया हुआ डेटाबेस में। फॉर्म हमारा बन गया, इसी चीज़ से रिलेटेड ये सारी पीएचपी की थी, ताकि ये पीएचपी ऊपर हमने स्टार्ट किए ताकि जब हम अपने इनपुट फील्ड बनाए तो उसके अंदर हमारा ये टाइम जो है वो शो हो सके, अटेंडेंस का भी और इन आउट का भी, दोनों का। ये हमारी इनपुट फील्ड बनी हुई है, उनके अंदर टाइम शो हो रहा है हमारा। अच्छा, ये यूज़र रोल हमने फिर इज इक्वल बना दिया, और डिलीट अटेंडेंस वगैरह ये किया है कि अगर तो यूज़र का जो रोल है ना उसके मुताबिक है हमारा डाटा आ रहा, ट्रू है वो डाटा, तो हम डिलीट कर सकते हैं, तो वो डिलीट इजीली हो जाना चाहिए, ये उसके लिए बनाया हुआ है। अच्छा, ये था अटेंडेंस का। उसके बाद यहाँ पे ये मैनेजर का आ गया, या एडमिन का आप लगा लो, मैनेज एडमिन में ये हमारी क्यूरीज जो डेटाबेस सारा डाटा दिखा रहा है, ये वो है मैनेज एडमिन के पेज के ऊपर है। ये फिर वही फंक्शन हमारा चल रहा, यहाँ पे हम उसको चेक कर रहे हैं अपना रोल के, ये रोल हमारा जो है उसका सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर यहाँ पे नैब हमने फिर शुरू की, नैब टैब्स लगाई और नैब को जस्टिफाई हमने कर दिया। ये जैसे हमने बनाई हुई है ना, ये नैब बार हमारी ये ऊपर वाली बनी हुई है, ये येलो और ये ग्रे कलर की जो ये नैब बार हमारी बनी हुई है।
और इसको हमने जस्टिफाई करवाया हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया जी, पहला जो एल आई लिया है वो मैनेज एडमिन का लिया है, यहाँ आप इसको मैनेजर कर सकते हो क्योंकि हम मैनेजर वाले में अभी हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने कर दिया है एक्टिव, ताकि ये डिस्प्ले हो जिस पे हम मौजूद हैं वो एक्टिव हो जाए। अब इस पे हम लोग हैं तो ये एक्टिव हो गया, इस पे होंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसका कलर भी आप CSS में जाके जो है वो चेंज कर सकती है। यहाँ पे इसके अगेंस्ट हमारा पेज लगा कि इस पे क्लिक हो तो इस लफ्ज़ पे तो ये पेज पे हम चले जाएं, और एम्प्लॉय वाले पे हो तो उस पेज पे हम लोग चले जाएं। गैप की एक क्लास यूज़ की जिसके अंदर हम अपने टेबल को रिस्पॉन्सिव करते हैं, और यहाँ पे क्यूरी चल जाती है एडमिन टेबल की जिसके अंदर हमारे रोल्स पड़े हुए हैं कि अगर तुम्हारा रोल नंबर 1 है यानी मैनेजर वाला है तो हमारा ये डाटा तुमने शो करवाना है, उसका फुल नेम, ईमेल और यूज़र नंबर आ जाए, और नीचे उसको अपडेट करने के लिए आ जाए, ठीक है। और अपडेट करने के लिए हमारे पास ये सेशन चलेगा अपडेट यूज़र पास का, और यहाँ पे जब हम पासवर्ड चेंज कर लेते हैं तो ये पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा और अनसेट फिर कर देगा अपडेट यूज़र पासवर्ड के इस सेशन को, ताकि वो दोबारा किसी और जगह पर अप्लाई ना हो सके। ये था इसका मैनेजर का। उसके बाद मैनेज एम्प्लॉय का हम देख लेते हैं। हाँ, ये अपडेट, अच्छा इसके अंदर भी वही रोल वाला काम चला ऊपर, और यहाँ पे हमने सेशन अपने स्टार्ट किए हुए थे, एडमिन आईडी हमने गेट की है और इसको हमने सेट कर दिया है डॉलर पोस्ट के साथ। ये जो हमारा बटन के ऊपर बना हुआ था नेम वैल्यू जो हमारी दी हुई थी उसके साथ हमने इसको यहाँ पे पोस्ट किया है, डिफाइन किया, और फिर अपडेट हमने यूज़र का डाटा कर दिया। बटन BTN यूज़र पासवर्ड हमने ये भी वहाँ पे नेम की वैल्यू दी हुई है उसको लिखा है, और यहाँ पे फिर इसके अगेंस्ट हमने जो है वो अपना डाटा अपडेट कर दिया। सिलेक्ट की क्यूरी हम सिलेक्ट करते हैं, चलाते हैं पहले, जहाँ से हम यूज़र की आईडी लेते हैं कि किस यूज़र का जो है हमने इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज करनी है, और उसके बाद जो है ना वो हम एम्प्लॉय के पेज पे भी यही सारी चीज़ चला रहे हैं जो पीछे हमने ये मैनेजर वाले के पेज पे चलाई थी। ये सारा उसका डाटा आ गया, वहाँ पे शो करवा देगा वो सारी चीज़ों को, डाटे को, और इधर से फिर उसका जो है वो पासवर्ड हम चेंज कर लेंगे। ये दो सीरीज हैं वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ तक आपको समझ आ गई ये सारी। पहले मैं आपको बताती हूँ लॉगिन की ही क्यूरी, ठीक है। ये आपने पैकेज इंस्टॉल कर लेने हैं आज, मैंने जैसे बताया आपको कलर्स वगैरह में आसानी हो जाएगी। ये लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में आपने वो एक ही पेज पे सारी CSS की हुई है। नहीं तो नहीं, अलग उसमें पेजेस वैसे में भी भी है। मैंने सर्च किया है, वो मिल नहीं, जाता है वैसे। अलग पेजेस में भी है। ये CSS का फोल्डर अच्छा। बना है, उसके अंदर style.css में भी है, ये देखें। लेकिन उसमें थोड़ी की है, मैंने इस वजह से उसी पेजेस पे की हुई थी कि मिलने में आसानी हो जाती है, पता होता है कि इस चीज़ की सारी CSS यहाँ पड़ी हुई है, इस वजह से उधर की हुई है। अच्छा, ये सबसे जी। पहले हमारी चल रही है सिलेक्ट की क्यूरी कैटेगरी के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बनाते हैं ये जो पहले। पैकेज आपने इंस्टॉल किया इसका तरीका रिकॉर्डिंग में है? हाँ जी, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्शन हमने बनाया है सबसे पहले अपना डेटाबेस के साथ, उसके बाद सिलेक्ट की क्यूरी चलाई है, और हम सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं किसका, कैटेगरी टेबल का। ये कैटेगरी टेबल जो है वो ये आपका पड़ा हुआ है इसमें, ये कैटेगरी का टेबल, इसका सारा डाटा उसने लेके, और उसके बाद हम जो है वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप में हम उसकी CID और CNAME दोनों कॉलम दे देते हैं, ताकि इन दोनों कॉलम्स का जो डाटा है ना, जितना भी उसके डाटाबेस में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा हमें डिस्प्ले करवा दे। तो इसकी वजह से, इस क्यूरी की वजह से हमारा जो है वो ये वाला डाटा सारा आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये हम इको करवा देते हैं, इसको वो शो हो जाता है।
इसी तरह नीचे हम डेकोरेशन की चीज़ों को शो करवा रहे हैं, ठीक है। वो डेकोरेशन का टेबल बना हुआ है, उसमें से हम सारा डाटा उसका सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम स्लाइडर एक चला रहे हैं ऊपर, जो ये टॉप पे ये सिलेक्ट जी ये सिलेक्ट करके मतलब कैटेगरी या डेकोरेशन के टेबल से, तो फिर जो आपने SLT वाला जो वेरिएबल दिया है उसमें जाके फिर हम उसको इको करवाते हैं। उसमें जाके हम सेव करते हैं, फिर उसको हम MySQL क्यूरी के पैरामीटर के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। फिर उन दोनों पैरामीटर को, जो एक कनेक्शन का होता है ये वाला और एक ये जिसके अंदर हमने अपनी क्यूरी का सारा डाटा स्टोर किया होता है, उनको एक नए वेरिएबल में सेव करते हैं। फिर उस वेरिएबल के अगेंस्ट हम वाइल लूप चलाते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल के ऊपर। और फिर उस वेरिएबल से जितना ये सारा डाटा इसका आता है वो इस नए वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं, और इसको फिर यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं ताकि वाइल लूप बार बार चलता जाए। किस पे? एक हमारी उसकी जो आईडी है और जो हमारी प्रोडक्ट का नेम होगा उनके ऊपर, यानी कि डेकोरेशन की आईडी पे और डेकोरेशन के नेम पे ना बार बार वाइल लूप चलता जाएगा जब तक यहाँ पे सारी डेकोरेशन की आइटम्स आ नहीं जाती, ठीक है। जब तक नहीं आती तब तक वो 1 बाय 1 चलता जाएगा। पहले जाएगा वो एक को पकड़ेगा, उसको यहाँ पे ला के पुट कर देगा, फिर वो वापस जाएगा, फिर दूसरे को पकड़ेगा, उसको ला के यहाँ पे पुट कर देगा। इस तरीके से वो वाइल लूप चल रहा होता है। फिर ये हमने स्लाइडर बनाया हुआ है, ठीक है। ये स्लाइडर मैंने काफ़ी ये काफ़ी बता दिया हुआ है मैंने पिछली सारी वीडियोस में, तो इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और कुछ बता देती हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ये फिर ये जो बॉक्सेस बने हैं, ये मुझे देखूंगा तो समझ आ जाएगी। ये हमारे बॉक्स जो बने हुए हैं इनका भी कल मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने ये हार्ट को छोटा बड़ा करके देखा था, ये आपको याद होंगे। अब जाते हैं हम डिटेल्स के पेज पे। जी बिल्कुल। डिटेल्स के पेज पे जाते हैं और वहां पर मैं इसको सर्च करती हूँ, Ctrl+P किया मैंने और डिटेल्स लिख दिया है, ठीक है। अगर उस नाम का हुआ पेज तो आ जाएगा, नहीं हुआ तो वो नहीं दिखाएगा, वरना फिर मैं यहाँ से शो करती हूँ, वो चेक करती हूँ, व्यू डिटेल के नाम का हमारा पेज है। ये आ गया। यहाँ पे भी हमने सिलेक्ट की क्यूरी चलाई है ताकि हम ऐड प्रोडक्ट का जो हमारा टेबल है ना, जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वहाँ से हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स ले सकें। और वेयर कहाँ से, उस ऐड प्रोडक्ट के टेबल के अंदर, ऐड प्रोडक्ट का ये टेबल है, उसके अंदर हमारी आईडी पड़ी हुई है, आईडी का कॉलम है ये वाला, उसको हमने लिया है। और फिर यहाँ पे हम वही क्यूरीज अपनी चला रहे हैं, एक MySQL की और एक फेच की एरे की। और ये हमारे जो है ये टेबल्स के नेम है, ये वाले हमारे कॉलम्स के सॉरी नेम है, ठीक है। इन सबको जो है वो हम एक नए नए वेरिएबल में स्टोर करते जाते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट की फिर यहाँ पे क्यूरी चली, क्योंकि हमने ऐड डिटेल प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर कैटेगरी भी बनाई हुई है, ठीक है। वो यहाँ पे आनी है किस कैटेगरी की कौन सी प्रोडक्ट है। और फिर यहाँ से जो है वो हम इसकी आईडी को डिक्लेयर करवाते हैं व्यू डिटेल्स वाले में, और ये वाला सारा उसका पुट करवा देते हैं आउटपुट। ये आपका फिर क्रूजल यहाँ पे बना हुआ है, स्लाइडर जो है वो इस वजह से ये जो इधर से आ रहा है बार बार, इसको दिखाने के लिए, आपकी एक ही इमेज को बार बार दिखाने के लिए। इसके ये प्रीवियस और नेक्स्ट के ये लगाए हुए, ये एसआर ओनली मैंने किया हुआ इनको, ताकि वहाँ पे डिस्प्ले ना हो। कार्ट में हम इको करवा रहे हैं कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी ऐड कर देते हैं तो कार्ट के अंदर, ये कार्ट का हमने फंक्शन बनाया हुआ है function.php के पेज पे, जो फंक्शंस के फोल्डर के अंदर होगा, या वैसे ही ये बाहर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये कार्ट का फंक्शन बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं कि हमारी कार्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हमारी कार्ट में गई है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। और ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ रही है, ये वाली जो यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। और फिर यहाँ से हम इसको ऐड टू कार्ट करवाते हैं। ये सिलेक्ट की क्यूरी दोबारा वही आ रही, सिलेक्ट की क्यूरी सारी सेम होती हैं, ठीक है। आपने टेबल का नाम लिखना होता है और फिर कहाँ से आपने डाटा सिलेक्ट करना है किसके अगेंस्ट, और फिर उसके ऊपर वाइल लूप चलाना होता है। ये सारा एक ही मेथड है,
सिर्फ फ़र्क क्या होता है, कॉलम के नेम चेंज होते हैं, टेबल के नेम चेंज होते हैं। अब इनसाइड की क्यूरी का आपको बता देती हूँ। ये इनसाइड की क्यूरी है। इनसाइड की क्यूरी आपको याद है वो जो लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था और उसके पीछे हमने पीएचपी चलाई है। तो सबर भाई मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपको याद है किस तरीके से हमने वो लॉगिन पेज बना के और उसके ऊपर अपनी पीएचपी करके इनसाइड की क्यूरी चलाई थी। हाँ वो वीडियो मैं नहीं देख सकता, मैं बोल रहा हूँ लेकिन माइक ऑफ था इसलिए। अच्छा, सबसे पहले वाली दूसरे नंबर वाली वो वीडियो है, दूसरी और तीसरी वीडियो में हमने काम किया है, ठीक है। पहले वाली में हमने डाटा इंसर्ट करवाया था और दूसरी वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर हमने सेलेक्ट की क्यूरी चला के डाटा जो है वो उधर डिस्प्ले करवाया था। तो आप वो दोनों वीडियो एक मरतबा ध्यान से देख लो क्योंकि उनके अंदर प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है, वो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ये इंसर्ट की क्यूरी है हमारी। इंसर्ट इनटू हम करते हैं, टेबल का नेम आ गया और उसके बाद ये टेबल के कॉलम्स आ गए जो डेटाबेस में बनाए हुए हैं और इसकी ये वैल्यूज़ फिर आती हैं जो हमने यहाँ पे ये वाली बनाई हुई है अपने नेम, जो फ्रंट एंड में हमने फॉर्म के अंदर नेम लिखा है उसके अगेंस्ट जो हमने बनाई हुई है वैल्यूज़, ये वो वाली आ गई। और इसके बाद हम इफ़ की कंडीशन चला के हम अपना जो डाटा है उसको इंसर्ट करवा के और अगले पेज पे हम चले जाते हैं। फिर हमारे पास ये अलर्ट शो हो जाता है कि आपका डाटा सक्सेसफुली जो है वो अपलोड हो गया। इसी तरह से हमारी जो है वो डिलीट की क्यूरी और एडिट की क्यूरी चलती है। डिलीट की क्यूरी में भी लाइन नंबर 24 पे हमने इंसर्ट की क्यूरी। हाँ जी, किस पेज की बात कर रहे हैं? हाँ जी वहाँ पे मैं एक मिनट ओपन करती हूँ। नहीं, ये वाला हाँ जी ये नीचे लाइन नंबर 28 है, वहाँ पे हमने इंसर्ट की क्यूरी चलाई। हाँ जी, तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो जो ऊपर लाइन नंबर 10 पे 8 पे जो शो हाँ हो जी, रही ये वो वहाँ है पे जी। जाती है। ये वहां से इधर आ रही हैं वैल्यूज, ये वाली डॉलर नेम वाली, डॉलर यूजर नेम वाली, ये वैल्यूज इधर आ रही हैं। ये हमने क्या कह रहे हैं? वहाँ पे हमने मतलब वैल्यूज के आगे जो हमने ये वेरिएबल डॉलर यूजर नेम ईमेल सर नेम ईमेल सारे दिए, तो इनकी वैल्यूज इन वेरिएबल से यहाँ पे शो होती हैं। हाँ जी, क्योंकि जब यूजर ने डाटा पुट करना है, ठीक है, लाइन नंबर और देखें एक मिनट, यूजर ने जब इसके अंदर डाटा पुट करना है ना, ये मैंने लिखा, तो वो यहाँ से डाटा जाना है हमारे नेम के वेरिएबल में, नेम की वैल्यू में, जो हमने यहाँ पे फ्रंट एंड में नेम की वैल्यू बनाई हुई थी ना, ये जैसे ये है नेम का हमने ये बनाया हुआ, CNIC आ गया, ईमेल आ गया, यहाँ पे जानी है वो पहले, यहाँ से फिर वो हम यहाँ पे कॉल करवाते हैं, डिफाइन करते हैं और इधर से उठा के फिर इस वेरिएबल में डाल देते हैं। इस वेरिएबल को फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इन जगहों पे वैल्यूज में, ठीक है। अच्छा, डिलीट की क्यूरी पे देखते हैं अब। डिलीट की क्यूरी सेम सिलेक्ट की क्यूरी की तरह है, सिर्फ इसमें इतना फ़र्क आता है कि हमने स्टार नहीं लगाना होता। डिलीट फ्रॉम कैटेगरी या जिस टेबल को आपने टेबल से डाटा डिलीट करना है उस टेबल का नाम लिखेंगे और उसकी फिर हम आईडी जो प्राइमरी की बनाई होगी वो लिखेंगे और उसके अगेंस्ट हमने वेरिएबल लिखना है जो हमने यहाँ पे ऊपर आईडी गेट करके उसका वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो पैरामीटर वाली की चलेगी हमारी, वो क्यूरी चलेगी और इफ़ की कंडीशन चला के हम इस वेरिएबल को कॉल करवा के तो हम दिखा देंगे कि हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो गया।
ये जो पैरामीटर वाली क्यूरी है, अगर वो कहते हैं कि डिलीट की क्यूरी लिखे तो ये भी लिखना पड़ेगी। आप सिर्फ पहले इतनी एक और लाइन लिख ऊपर के जो दिखाएंगे कनेक्शन ना, वाली है आप इतनी एक लाइन लिख के दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से वो पूछ सकते हैं? इनको नहीं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछ सकते, वो ये कह सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म बना के उसके ऊपर इंसर्ट की क्यूरी चलाएं और फिर फेच की क्यूरी चलाएं और फिर उसको डिलीट करके दिखाएं। वो इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब अलग से लॉगिन पेज या जो पहले बना हुआ है उस पे तो अलग ये से, क्यूरी चला के तो फिर उसे डिलीट करें। हाँ जी, वो डिलीट का बटन आप बनाएंगे, डिलीट के बटन के पीछे आप ठीक है। पेज लिखेंगे, पेज बनाएंगे ना डिलीट का, ठीक है, और डिलीट के बटन के पीछे उसको लिंक करवाएंगे और उसके बाद जो है ये क्यूरी डिलीट वाले पे लिखेंगे। लेकिन अगर आपने डाटा डिलीट करना है तो फिर आपको ये पूरी क्यूरी लिखनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ वो क्यूरी लिखने को कहती हैं तो ये सिर्फ लिख के आप दिखाएंगे। लेकिन अगर वो कहती हैं कि डाटा आपने पूरा फॉर्म बना के उसका डाटा पहले इंसर्ट करवाना है, फिर सिलेक्ट करना है, फिर डिलीट करवाना है, तो फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। वो तो काफी लंबा, हाँ जी, इतना लंबा काम वो कह सकते हैं? कहने वाले कह भी देते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो वो पहले उसका जो है, हम लोग उनके कह नहीं सकते किस सुपरवाइजर का क्या चलिए कैसा मूड है, कैसा है, वो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। हमको हिदायत देगा। आप चले आगे बताएं। अच्छा, इसके बाद जो है वो अपडेट की क्यूरी है। अपडेट की क्यूरी के लिए भी सबसे पहले हमें सिलेक्ट की क्यूरी चला के डाटा सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये डाटा पहले हम सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट की क्यूरी चला के, जैसे नॉर्मल सिलेक्ट की क्यूरी चलती है वैसे ही यहाँ पे भी चलाई है। उसके बाद हम जो है वो अपडेट की क्यूरी चलाते हैं। ये अपडेट का कोड है, ठीक है, कि ये वाला जो है हमारा वही नेम की वैल्यू लिखी हुई है, ये भी नेम की वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद हम लोकल होस्ट का कनेक्शन बनाते हैं और फिर यहाँ पे अपडेट लिख के कैटेगरी या जिस भी टेबल का नेम आपने जिसको अपडेट करना है उसका नाम आ गया। सेट करनी है हमने उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ कॉलम्स के दरमियान, तो ये हमारे कॉलम का नेम है, ये हमारी वैल्यू है जो ऊपर ये बनाई है हमने, ठीक है। और फिर किसके अगेंस्ट आपने करना है वो आईडी लिख देनी है। और यहाँ से फिर इफ़ की कंडीशन चला के MySQL क्यूरी और उसके पैरामीटर लिखने और ये शो करवा देना, ठीक है। हम अपडेट की क्यूरी के लिए डाटा सिलेक्ट क्यों करते हैं? हमें कहाँ पे जरूरत पड़ी है यहाँ पे सिलेक्ट क्यों करने की? आपने पुराना डाटा नहीं देखना कि हमने पहले से कौन सा डाटा वहाँ पे अपलोड किया हुआ है जिसको हम एडिट करने लगे हैं या जिसको अपडेट करने लगे हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम उसको क्या उसमें अपडेट तो वो करेंगे। इधर अपडेट की क्यूरी जो है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो इधर जो नीचे नीचे जो क्यूरी चली हुई है अपडेट की, तो जो ऊपर सिलेक्ट की क्यूरी है वहां से उसने कोई वेरिएबल यूज किया है? वहां से उसने CID लिया है ना, ये वाला, ये उसने रेफरेंस बनाया हुआ है जो दूसरे पेज पे बना हुआ है, व्यू वाले पेज पे। हमने वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल के एक एक अपनी मर्जी का रेफरेंस बनाया था ना, ये वो रेफरेंस है उसने यहाँ पे लिया हुआ, इसकी ये वाली आईडी ली हुई है यहाँ पे उस रेफरेंस की। उसके अगेंस्ट तब भी वो करेगा उसको, वरना इस तरीके से क्या पता उसको चलना है कि किस कस्टमर की आईडी है जो अपडेट हो रही है या उसकी कैटेगरी अपडेट हो रही है। ठीक है, अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें जो आपको समझ नहीं आई ट्रेनिंग के ये प्रैक्टिस के दौरान। नहीं, उधर तो प्रैक्टिस वो फ्रंट एंड की है, उसकी तो मुझे साथ साथ समझ, जहाँ पे पहुंचता हूँ वहाँ से समझ आ जाती है, ठीक और है, जहाँ पे पहुंचे ही नहीं फिर वहाँ की नहीं है। अच्छा, ये जो अपडेट की क्यूरी में हमने यूज की थी आईडी,
ये हमें उधर से कस्टमर थे या ये कहाँ से वाली हमें ये आएगी वाली कि जो है इसको अपडेट करना एडमिन से, सॉरी। ये वाली जो है ये आपके टेबल में पड़ी हुई है। आपका कैटेगरी का अगर टेबल है या जो भी टेबल है उस टेबल के अंदर आपकी आईडी वो पड़ी है। जैसे ये कैटेगरी का मैंने किया, यहाँ पे ये देखें ये CID लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके टेबल्स के अंदर की पड़ी हुई हैं। इसके अगेंस्ट आपने ये वेरिएबल कॉल करवाया जो ऊपर आपने ये बनाया हुआ है। समझ आएगी? फिर थोड़ा देखूंगा इसकी प्रैक्टिस तो फिर बेहतर हो जाएगा सीन। हाँ जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन माइंड में इस क्यूरी को लेके? नहीं, ये अभी देखूंगा तो फिर मजीद तो चले। चलें